हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी डीमिस्टिफाइड में। कहानी अब तक ये थी कि हम लोग ने रिवोल्यूशनरीज जो थे क्या कहते हैं स्वतंत्रता के दौरान जो हमारे क्रांतिकारी थे भारत में, और किस तरीके से वो संगठन फॉर्म किए और किस तरीके से हमारे जो स्वतंत्रता में उन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाई, उन सारे रिवॉल्यूशनरी के ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग ने देख लिया था पिछले भाग में दोस्तों। ठीक है, ठीक है। और पिछला पार्ट हम लोग ने जो पढ़ा था वो किसके रिगार्डिंग पढ़ा था, वो पढ़ा था रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया। अब देखिए, जो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स इन इंडिया थी, कहने का मतलब है जो आंदोलन हो रहा था, जो क्रांतिकारी आंदोलन हो रहा था भारत में, तो ये आग सिर्फ भारत में ही नहीं लगी थी, ये भारत के साथ ही साथ और दूसरे पार्ट में भी लगी थी। केवल मतलब क्या इसका इंडिया ही जो था विटनेस नहीं हो रहा था, ये इंडिया के अलावा और भी जगह हो रही थी, जैसे कि विदेशों में। ठीक है ना, विदेशों में भी ये आग लगी हुई थी। तो ये आग है जो ये विदेशों में भी लगी हुई थी। क्या आग नहीं लगा दिया था कोई? कहने का मतलब है स्वतंत्रता की चिंगारी ये देश के साथ साथ विदेश में भी पहुंच गई थी। क्योंकि देखिए, हर आदमी तो मानव ही है, तो हर आदमी इससे रूबरू था कि जो भारत है वो कितने जद्दोजहद के साथ गुजर रहा है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो रिवॉल्यूशनरीज एक्टिविटीज़ आउटसाइड इंडिया। जो भारत के बाहर जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी, वो उसका अब हमें प्रमाण इस चैप्टर के द्वारा मिलेगा। आइए बिना फर्दर डिले किए हुए भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद लेते हुए हम आगे स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर। क्या? रिवॉल्यूशनरीज एक्टिविटीज़ आउटसाइड इंडिया। ठीक है, जो क्रांतिकारियां गतिविधि हो रही थी भारत के बाहर, वो आइए देख लेते हैं इस चैप्टर के द्वारा। बिना फर्दर डिले किए हुए अब हम स्टार्ट करते हैं। फरवरी 1905 में जो श्यामजी कृष्ण जी वर्मा जो थे, इन्होंने इस्टेब्लिश किया था इंडियन होम रूल सोसाइटी, लंदन में स्थापित किया था। इसको क्या कहा जाता था? इंडिया हाउस। इसको क्या कहा जाता था? इंडिया हाउस। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका एम क्या था, इस सोसाइटी का एम क्या था, और ये किस लिए इस्टेब्लिश किया गया था? फॉर सेल्फ रूल बाय इंटीमिडेटिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट। फ्रॉम हियर अ न्यूज़पेपर कॉल्ड सोशलिस्ट वाज स्टार्टेड। यहाँ से सोशलिस्ट नामक एक जो पत्रिका है, न्यूज़पेपर है, अखबार है, जो यहाँ से स्टार्ट होती है। अगला क्या पॉइंट है? गदर पार्टी। गदर पार्टी का जो फॉर्मेशन हुआ वो 21 अप्रैल 1913 में हुआ था दोस्तों, विथ इट्स हेडक्वार्टर। उसका हेडक्वार्टर कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को यूएसए में था। जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि फ्री इंडिया, स्वतंत्र भारत की ये मांग है इस पार्टी का। फ्रॉम इंग्लिश रूल, अंग्रेजी हुकूमत से। इंडिया जो थी रिजाइडिंग कर रही थी कनाडा में और यूएसए में, उसने ये क्या किया था? फाउंड किया था ये पार्टी को। 1913 में सोहन सिंह बखना फाउंड किए थे सोसाइटी को, जिसका नाम था हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। ये जो सोसाइटी थी वो पब्लिश किया करती थी एक न्यूज़पेपर जिसका नाम क्या था? गदर। इस सोसाइटी के द्वारा, गदर पार्टी के द्वारा, गदर नामक एक न्यूज़पेपर का क्या होता था, वो क्या हुआ? स्टार्ट हुआ था। ठीक है ना, गदर नामक न्यूज़पेपर जो है इसी पार्टी, गदर पार्टी के द्वारा ही क्या हुआ? स्टार्ट किया गया था दोस्तों। ये आप लोग याद रखेंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दैट इज़ वाई दिस पार्टी गॉट फेमस एज अ गदर पार्टी। अभी मैंने बताया, इसीलिए इस पार्टी को गदर पार्टी के नाम से, गदर पार्टी के नाम से क्या हुआ? फेमस माना गया। ठीक है, पूरे इंडिया ही नहीं, पूरे विश्व में। चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्या कि लाला हरदयाल जो थे वो क्या थे? एक टॉर्च बेरर थे ऑफ दिस पार्टी। मतलब जो रास्ता दिखाया वो लाला हरदयाल साहब ने दिखाया था। अगला पॉइंट है क्या? बरकतुल्ला, रास बिहारी घोष, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भिकाजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह सराबा और पंडित काशीराम जो थे, ये प्रोमिनेंट मेंबर थे किस इस पार्टी के, एट एन इंटरनेशनल इवेंट। ठीक है ना, राजा महेंद्र प्रताप जो थे और बरकतुल्ला के साथ ये फाउंड किए थे फर्स्ट टेम्पररी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अफगानिस्तान। पहला जो है अस्थायी सरकार जो है अफगानिस्तान में, इन्होंने काबुल में इसको फॉर्म किया था ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहले विश्व युद्ध 1915 के समय में। राजा महेंद्र प्रताप जो थे खुद बने थे क्या? इसके प्रेसिडेंट बने थे दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, अभी हमारा इंडिया फ्री नहीं हुआ है, अभी इसकी कहानी ही शुरू हो रही है। तो और देखिए, हमारे जो रिवॉल्यूशनरी थे, जो हमारे स्वतंत्रकारी थे, इस आंदोलनकर्ता जो थे,
उसमें जो राजा महेंद्र प्रताप थे और बरकतुल्ला ने एक पहला टेम्पररी गवर्नमेंट को क्या हुआ, एक अस्थायी सरकार भारत का कहाँ स्थापित किया, अफगानिस्तान, जो कि उसकी राजधानी काबुल है वहाँ पे, ठीक है ना। पहले विश्व युद्ध के समय 1915 में राजा महेंद्र प्रताप जो थे ही हिमसेल्फ बिकम प्रेसिडेंट एंड बरकतुल्ला जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे इस अस्थायी सरकार जो कि काबुल में बनाया गया था। मैडम कामा जो थी उनका जन्म हुआ था 24 सितंबर 1861 में दोस्तों। हर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स क्या थे, पारसी थे। सी सर्व एज द पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ दादा भाई नेहरू और वो क्या थी, पर्सनल सेक्रेटरी थी, ठीक है, पर्सनल, याद रखिएगा, पर्सनल सेक्रेटरी। कभी कभी पूछ लेता है दादा भाई नेहरू की पर्सनल सेक्रेटरी थी कौन, ये याद रखिएगा कौन थी, ये कौन थी, अभी हम लोग ने देखा है, उनका नाम क्या था, उनका नाम था आपका मैडम बीकाजी कामा। मैडम कामा उनको बुलाते थे, उनको शॉर्ट में मैडम कामा बुलाते थे, उनका पूरा नाम था मैडम बीकाजी कामा, ठीक है। आगे बढ़ते हुए क्या हुआ, इन इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट, इनका जो विवाह होता है रुस्तम KR कामा से होता है जो कि एडवोकेट थे और एक सामाजिक सेवक भी थे, ठीक है, समाज सेवक थे। भैकाजी रुस्तम कामा जो थी वो सपोर्टर थी रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म की, ठीक है ना, जो भी जो स्वतंत्र रिवॉल्यूशन हो रहा था, रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म की ये क्या थी, सपोर्टर थी कौन, भीकाजी रुस्तम कामा। इन्होंने ऑपरेट किया रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में। देखिए इन्होंने क्या किया, ये कैसे काम कर रही थी, एक तरीके से क्रांतिकारी गतिविधियों में क्या थी, इन्होंने, इनका क्या था, योगदान था, इन्होंने ऑपरेट कर रही थी इसी तरीके से। कहाँ से कर रही थी ये ऑपरेशन कर रही थी, वो ऑपरेशन डॉक्टर वाला मत समझ लीजिएगा, मतलब कि उपचार, मतलब कि सहयोग, मतलब कि मदद कर रही थी, कहाँ से, यूरोप और अमेरिका के प्रांत से, ठीक है। इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस जो कि स्टुअर्ट जर्मनी में हुआ और इन्होंने होस्ट किया क्या, पहली बार इंडियन नेशनल फ्लैग, भारतीय तिरंगे को इन्होंने क्या किया, स्टुअर्ट जर्मनी में क्या किया, उन्होंने फहरा दिया एट एन इंटरनेशनल इवेंट जिसको डिज़ाइन किया गया था BD सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा और भीकाजी रुस्तम कामा के द्वारा बनाया गया। ये फेमस थी किस लिए, मदर ऑफ इंडिया रिवोल्ट, मदर ऑफ इंडियन रिवोल्ट। देखिए एक सवाल बनने का बहुत ही ज़बरदस्त सवाल, जो क्या कहा जाता है, मदर ऑफ इंडियन रिवोल्ट। मदर ऑफ इंडियन रिवोल्ट किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है मैडम बीकाजी कामा को। दोस्तों ये याद रखेंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही प्रोमिनेंट है दोस्तों, और ये इस तरीके के सवाल आने की उम्मीदें होती हैं, क्योंकि देखिए ये ऐसे सवाल है ना, आता है तो आता है, वरना किसी को नहीं आता, और इसी तरीके के सवाल को आपको जानना जरूरी है, और यहाँ से आपको एक एज मिलेगा औरों से, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट जो है, अगला इसी एक और जो घटना है उसमें बहुत ही फेमस मदन लाल ढींगरा जी का नाम आता है और उधम सिंह जी का नाम आता है। इनको क्या किया गया था, फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, किसके लिए, असैसिनेशन हुआ था, ठीक है ना। एक अंग्रेजी हुकूमत के ऑफिशियल्स थे जो इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को उनको मार गिराया, किसको मार गिराया और किसकी हत्या कर दी, कर्जन वाइली की हत्या कर दी। वो एक एडवाइज़र थे क्या, सेक्रेटरी ऑफ इंडियन स्टेट के, और कौशजी ललकाका जो थे ड्यूरिंग अ मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल फेडरेशन। अगला उसी क्रम में एक और क्रांतिकारी हैं, रिवॉल्यूशनरी हैं, जिनका नाम है उधम सिंह। उन्होंने मार गिराया, उन्होंने हत्या किसकी कर दी, सर माइकल ओ डायर की। वो क्या थे, फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, कहाँ के, पंजाब के। दोस्तों ये याद रखिएगा, उधम सिंह ने किसकी हत्या कर दी, माइकल ओ डायर की हत्या कर दी, जो कि एक फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के। कहाँ पे, लंदन में, मार्च 1940 में, जो कि इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल थे किसके लिए, जलियांवाला बाग मस्केयर में, मतलब जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था उसके ये इनडायरेक्टली क्या थे, रिस्पॉन्सिबल थे। इसीलिए उन्होंने, उधम सिंह ने इनकी क्या कहते हैं, मार के वहीं पे एट द स्पॉट हत्या कर दी, ठीक है ना, गोली मारकर हत्या कर दी। जो कामागाटू, अगला एक और इंसिडेंट जो होता है जो भारत के बाहर जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी उसको हम भूल नहीं सकते हैं, वो है कामागाटा मारू, एक जापानीज स्टीमलाइनर चार्टर्ड था जो कि एफ्लुएंट होता पंजाबी बिजनेसमैन के द्वारा, जिनका नाम था गुरदीप सिंह। जो गुरदीप सिंह टू ब्रिंग इंडिया इमिग्रेंट टू कनाडा, जो इमिग्रेंट थे इंडिया से वो उनको कनाडा भेजना था। जो शिप जो डिपार्ट होती है 1914 में, टेकिंग 376 इंडियन फ्रॉम कनाडा, 1914 में 376 भारतीयों को लेकर ये कनाडा की तरफ रवाना होते हैं। कहाँ से, वैनकूवर पोर्ट से, ठीक है ना। बट द कनेडियन पुलिस जो थी
रिफ्यूज देयर एंट्री इन कनाडा। कैनेडियन जो कैनेडियन पुलिस थी वो क्या की, रिफ्यूज़ कर दी, कहे कि नहीं नहीं हम नहीं लेंगे, मतलब कि अपने कंट्री के रिजाइम में हम नहीं आने देंगे। अगला क्या है, शोर कमेटी। एक शोर कमेटी थी, इसीलिए गठित की गई, किसके लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, क्या, राइट्स ऑफ इंडियन ट्रेवलर। इंडियन ट्रेवलर के जो राइट्स थे उसके लिए कौन सी कमेटी बनाई गई। देखिए ऐसे सवाल पूछता है, जो कमागाटा एज पर द कामागाटा मारू, ठीक है ना, इंसिडेंट, विच कमिटी हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड। ए शोर कमेटी, ए शोर कमेटी बना देगा, बी कोई और कमेटी, सी कोई और कह देगा एक से ज़्यादा या इनमें से कोई नहीं, जो बीपीएससी का फेवरेट है। और सी ऑप्शन अगर हटा दें तो यही प्रासंगिक किस में हो जाएगा, आपका यूपीपीसीएस, आरपीएससी में हो जाएगा इंपॉर्टेंट, फिर किसी एमपीपीसीएस और तमाम जो राज्य सेवा आयोग के जो भी पेपर होते हैं, या इवन आपके सिंगल डे वन डे एग्जाम के जो पेपर होते हैं, उनमें भी ये इस तरीके के सवाल अब आने लगे हैं सब एग्जामिनेशन का। देखिए दोस्तों, आप पढ़िए या ना पढ़िए, ठीक है ना, कॉम्पिटिशन्स का लेवल जो है ना, अब वो उसका स्तर इतना तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है ना, कि अब वनडे के एग्ज़ाम में भी क्या हो रहा है ना, एक अच्छे लेवल का सवाल अब पूछा जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए सब बच्चे जो है ना, सबको क्या चाहिए, वर्दी चाहिए, सबको क्या बनना है, आईएएस पीसीएस बनना है, किसी को क्या कहते हैं रेलवे में जाना है, किसी को कुछ जॉब करनी है। तो क्या है, आवेदन उतने ही ज़्यादा पड़ रहे हैं। और देखिए दोस्तों, लोग, ठीक है मानता हूँ कि कंपटीशन आज भी उतना ही है, लेकिन देखिए कंपटीशन टफ हो गया है, क्योंकि आप उन बच्चों को इग्नोर नहीं कर सकते हो। वो मान लीजिए कम पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ तो रहे हैं, वो भी आपको क्या करेंगे, कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे रास्ते में, और आपका उनसे मुठभेड़ होगा क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है ना। और आप अगर वो ज़्यादा कर जाएंगे तो आप कहाँ पे स्टैंड करोगे, आप कहीं स्टैंड नहीं करोगे। तो इसीलिए कहता हूँ दोस्तों, अपना बुद्धि विवेक हमेशा खुला रखें, इस तरीके के सवाल आते रहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो कहने का मतलब है, अपने पूरा दिल लगा के पढ़िए। देखिए हर एक इसमें जो टॉपिक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी तरीके से सवाल पूछता है और इससे बाहर सवाल नहीं पूछता है। आप पेपर देख के, जब पेपर देखोगे ना, चाहे आप कोई भी स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हो, मैं गारंटी देखता हूँ ना, आप इस तरीके से पढ़े नहीं होगे। अगर इस तरीके से पढ़ के देखो, और अगर आपको लगेगा दोस्तों, फिर आप मत आना चैनल पे। आपको जब पेपर देखोगे ना, तो अंदर से एक मुस्कुराहट होगी, वाह सर वाकई हमने पढ़ा था, और देखिए सवाल यहीं से आता है। और जब पेपर होगा, आप क्या बात होगा, मैं लाइव आके खुद बताऊंगा, देखो यहाँ से सवाल आया, ठीक है ना। मेरे द्वारा डिजाइन नहीं किया है, घटना चक्र का जो इन्होंने थ्योरी जो कॉम्पैक्ट वे से बताया है, लोग, मतलब कहने का मतलब, मेरा जो अपना मानना है कि उसको लोग पार्ट वाइज, मतलब कि एक कहते हैं ना, एक सीक्वेंस में एक डॉट को जोड़ना ज़रूरी है। और मैंने बताया, देखिए ये डॉट और बेहतर तरीके से कैसे जुड़ेगा, जब आप स्टैंडर्ड बुक्स को देखोगे, ठीक है ना। अब देखिए समय का कंस्टेंट को देखते हुए मैं स्टैंडर्ड बुक्स को अभी नहीं बना रहा हूँ, लेकिन एक बात बता दूँ, बनाऊंगा ज़रूर। आप अभी नहीं करोगे तो आगे मैं आपके लिए बनाऊंगा ज़रूर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्या, जो एक शोर कमेटी थी वो कॉन्स्टिट्यूट करती थी, क्या कॉन्स्टिट्यूट किया गया, किस लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंडियन ट्रेवलर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कमेटी बनाई गई, अंडर द लीडरशिप ऑफ हसरत रहीम, बलवंत सिंह, सोहन लाल पाठक, और जो ये इंडियन से भगवान सिंह, बरकतुल्ला, रामचंद्र सोहन सिंह, ये क्या थे, कैरिड आउट अ मूवमेंट इन फेवर ऑफ इंडियन इमिग्रेंट्स, ठीक है ना। इंडियन इमिग्रेंट्स के लिए क्या करते हैं, एक मूवमेंट, एक आंदोलन छेड़ देते हैं। जब कामागाटा मारू जो है रीच करती है कहाँ पे, बज पोर्ट पे, जो कलकत्ता का पोर्ट था, एक क्लैश हो जाता है बिटवीन एंगर्ड पैसेंजर एंड ब्रिटिश पुलिस के बीच में। इन फायरिंग बाय द पुलिस 18 पैसेंजर की जो होती है मृत्यु हो जाती है, और 202 पैसेंजर को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों ये देख लीजिए, रास बिहारी बोस जो थे एक भारतीय स्वतंत्रकारी थे, मतलब कि आंदोलनकर्ता थे, इंडियन नेशनल लिविंग इन जापान। ये रास बिहारी बोस जो थे वो जापान में रहते थे। इन्होंने ऑर्गेनाइज किया एक कॉन्फ्रेंस, कहाँ पे, टोक्यो में दोस्तों। कहाँ से, 28 से 30 मार्च 1942 में क्या हुआ, एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया डिस्कस करने के लिए पॉलिटिकल प्रॉब्लम जो है, जो राजनीतिक क्या कहते हैं गतिविधियां जो भारत में चल रही थी, या जो मुद्दे थे, या किसी तरीके का कहते हैं ना दिक्कतें थी, उनको डिस्कस करने के लिए रास बिहारी बोस ने 28 से 30 मार्च के बीच में 1942 में, 2000 में बोल रहा हूँ, मैं भी पागल हो गया हूँ, 1942 के बीच में डिस्कस करने के लिए पॉलिटिकल प्रॉब्लम भारत की एक कॉन्फ्रेंस को बुलाया। ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये जो ऑर्गेनाइज हुआ है कहाँ से, फ्रॉम 14 जून से 23 जून के बीच में हुआ 1942 में, और सुभाष चंद्र बोस जो थे इसमें क्या थे, आमंत्रित थे। रास बिहारी बोस ने ही फाउंड किया था इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इन दिस कॉन्फ्रेंस।
रास बिहारी बोस ने ही क्या किया था, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की नींव रखी थी इसी कॉन्फ्रेंस में। तो दोस्तों किस तरीके से भारत के बाहर, ठीक है ना, जो हमारे आंदोलनकर्ता थे, आंदोलनकारी थे, जो क्रांतिकारी, एक तरीके से क्रांतिकारी गतिविधियां जो थी भारत के बाहर, किस तरीके से वहाँ पे क्या एक सिचुएशन था, वहाँ पे एक क्या फॉर्म हो रहा था, ये हम लोग ने देख लिया। देखिए दोस्तों, अगर आप अब जानते हैं घर में मान लीजिए कोई बवाल होता है, ठीक है, आपके घर में मान लीजिए भगवान करे ना हो, और हो भी ना भैया, दुश्मन के यहाँ भी नहीं हो, मान लीजिए XYZ कोई बंदा, उसके घर में कोई बवाल होता है, तो क्या होता है, उसका भाई अगर मान लीजिए यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर भी रहेगा ना, तो क्या होगा, वहाँ पे भी क्या चीज़ें होंगी, और वहाँ पे अपने उनके जो वहाँ पे जो ग्रुपिंग होगी, वहाँ पे वो डिस्कशन करने लगेगा, चिंताएं बढ़ने लगेंगी, एक तरीके से एजिटेशन होगा। जो हमारे भाई बंधु जो बाहर देश में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, इमिग्रेंट्स हैं, अगर देश में कुछ भी होता है तो वहाँ के भी हमारे भाई बंधु हमारे सपोर्ट करते हैं। तो ये क्या कीजिए, ये एक नेशनलिज्म की भावना है दोस्तों, जो नेशनलिज्म की ज्वाला थी 1857 की क्रांति के बाद से भड़क उठी, एक तरीके से आगजनी के जैसे कहते हैं ना, वो फैल रही थी, वो आग जो थी देशभक्ति की, वो पूरे देश में क्या हो रही थी, फैल रही थी दोस्तों। और ये भारत के निर्माण के लिए, एक आधुनिक भारत के निर्माण के लिए ये बहुत ही पहला और सबसे अच्छा कदम था। ये सारी गतिविधियां जो थी, ये क्या की, एक इंडिया को क्या की, यूनाइट करने की कोशिश की। जो भी होता है दोस्तों अच्छे के लिए होता है। देखिए यही सारे इंसिडेंट हुए ना, जिससे लोगों का दिमाग खुला कि ये ऐसा भी कर सकते हैं, ये ऐसा भी कर सकते हैं, ये ऐसा भी कर सकते हैं, और उस वजह से हम लोग ने क्या किया, वेरियस तरीके ढूंढे कैसे कि इन लोगों को टैकल कर सकें। चलिए बहुत ही शानदार तरीके से किस तरीके से क्रांतिकारी गतिविधि थी भारत के बाहर, जब भारत के स्वतंत्रता के दरमियान जब जो भी एक्टिविटीज़ हुई, जो भी गतिविधियां हुई, उनके थ्योरी को हम लोग ने देख लिया बहुत ही बढ़िया तरीके से, उम्दे तरीके से। अब हमारा जो टॉपिक है, अब इसके MCQ को दोस्तों देखना बहुत ज़रूरी है। और आइए बिना फर्दर डिले किए हुए इसका जो MCQ है अब स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न ये है, जो इंडिया का होम रूल सोसाइटी था लंदन का, वो स्टार्ट हुआ था किसके द्वारा दोस्तों? वो स्टार्ट हुआ था श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा स्टार्ट हुआ था, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा स्टार्ट हुआ था। फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इस्टेब्लिश किया था इंडियन होम सोसाइटी, जिसको क्या कहते थे, इंडियन हाउस। इसका एम क्या था इस सोसाइटी का, कि इस्टेब्लिश करे सेल्फ रूल बाय इंटीमीडिएटिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट। फ्रॉम हियर अ न्यूज़पेपर सोशलिस्ट वाज स्टार्टेड, यहाँ से एक सोशलिस्ट नामक न्यूज़पेपर था, उसको स्टार्ट किया गया। श्यामजी ने डिपार्ट हुए यहाँ से लंदन फॉर पेरिस, लंदन से पेरिस क्या हुआ, डिपार्ट किया ड्यू टू अदर एक्टिवनेस ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी एंड लेटर टू, उसके बाद कहाँ चले गए, जिनीवा चले गए। तो कौन है, श्यामजी कृष्ण वर्मा जी के द्वारा स्थापित किया गया था इंडियन होम रूल सोसाइटी, जिसे हम कहते थे इंडियन हाउस, 1905 में। प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्या, श्यामजी कृष्ण वर्मा जो इस्टेब्लिश किए थे इंडियन हाउस सोसाइटी, वो कहाँ में था? वो कहाँ पे था? लंदन में था दोस्तों, अभी हम लोग ने देखा है। इंडियन होम सोसाइटी है, इंडियन होम रूल सोसाइटी जो है वो कब फाउंड हुआ? तो उसका फाउंड कब हुआ था दोस्तों? हुआ था 1905 में, अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले देख लिया उसको। प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, भारत का इंडियन हाउस जो लंदन में जहाँ इस्टेब्लिश किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था और कोई और नहीं, वो थे हमारे श्यामजी कृष्ण वर्मा जी के द्वारा हुआ था। प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है क्या, जो फाउंडर थे इंडियन हाउस के लंदन में, वो कौन थे? अब तो कोई आंख बंद करके बता देगा वो कौन थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा जी थे। ये देखिए 65वें बीपीएससी प्री 2019 में आया हुआ। सिमिलरली क्वेश्चन देखिए, यही एकदम क्वेश्चन देखिए कहीं से, देखिए प्रीवियस ईयर का क्या है, प्रीवियस ईयर का ये है कि अगर एक वो पेपर में आ रहा है और हमारी नज़र सारे पेपर्स पे नहीं होती है, क्योंकि क्या है, एक जगह तथ्यों का संग्रह कहीं नहीं होता, और घटना चक्र जो एक इतना लाजवाब सीरीज घटना चक्र के द्वारा लाया गया है, सारे तथ्यों को ये एक जगह ले आ देता है। लेकिन दोस्तों ऐसे घटना चक्र केवल पढ़ते रहेंगे तो चीज़ें याद नहीं होती हैं। इसके लिए क्या है, जैसे मुझे पीछे की कहानी याद है तो चीज़ों को मैं कनेक्ट करने में मुझे बहुत आसानी होती है, क्योंकि पीछे की मुझे कहानी क्लियर रहती है। देखिए सारी कहानियों को एक साथ एक जगह आपको बताने की मेरे समय अनुमति देता है, मेरे पास भी क्या है, कंस्ट्रेंट टाइम है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप स्टैंडर्ड बुक्स का अनुसरण करें, जो मैंने बताया है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए दी बेस्ट बुक स्पेक्ट्रम, या आप बिपिन चंद्रा पढ़ते हैं NCERT तो भी बहुत बेस्ट है, या आप जो भी पढ़ते हैं शेखर बंदोपाध्याय पढ़ते हैं पार्टीशन टू, ठीक है ना, प्लासी टू पार्टीशन के शेखर बंदोपाध्याय पढ़ते हैं, चाहे कोई भी बुक पढ़ते हैं आप, ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है दोस्तों। मेरे हिसाब से क्या है, मुझे लगता है कि आपका जो स्पेक्ट्रम का जो किताब है
मुझे इसके अकॉर्डिंग स्पेक्ट्रम बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज लगती है, क्योंकि उसमें क्या है ना दोस्तों, आपके एफर्ट्स की बात है। आपको क्या होगा ना, चीज़ों को रिवाइज करने में बहुत ही आसानी होगी। और वो ऐसा नहीं है कि उसमें कॉन्सेप्ट नहीं दिया है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही छोटी कॉम्पैक्ट किताब है, आपको इजी होगा पढ़ने के लिए। चलिए आइए आगे देखते हैं, वो आपको डिसाइड करना है कौन सी किताब, लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, आ जाते हैं प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6 पे। कौन जो थे फाउंड कर रहे थे गदर पार्टी को? गदर पार्टी को किसके द्वारा बनाया गया था? वो थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जी के द्वारा क्या बनाया गया था? गदर पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, 1913 में सैन फ्रांसिस्को में सोवन सी बखना ने फाउंड किया था हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश क्या करती थी? पेपर गदर नाम के गदर पार्टी गदर पेपर का क्या करती थी? वो क्या कहते हैं, वो भी छापती थी। इसीलिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बाद में क्या कहा गया? गदर पार्टी कहा जाता था। देखिए इसकी वजह से, देखिए इन लोगों ने जो फाउंड किया था हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट फाउंड किया था, और ये गदर नाम की पेपर छापती थी, इसीलिए इसको क्या कहा जाता था? गदर पार्टी कहा जाता था दोस्तों। ये भी एक नया तथ्य मिला, देखिए एक्सप्लेनेशन से। लाला हरदयाल जो थे, ये जो पहले फाउंडर मेंबर थे किसके? टॉर्च बियरर भी थे किसके? ये आपके गदर पार्टी के। अदर मेंबर जो थे गदर पार्टी के वो कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप थे, अब्दुल रहमान थे, मैडम बिगाजी कामा थी, भाई परमानंद थे, करतार सिंह सराबा थे, और पंडित काशीराम जी ने अपना योगदान दिया था गदर पार्टी के निर्माण, और क्या कहते हैं नींव रखी थी इन्हीं के द्वारा। ठीक है, आ जाते हैं प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7 पे। कौन जो था एसोसिएटेड नहीं था गदर पार्टी से? देखिए अभी पूछ लिया ना, देखिए इतने मेंबर्स का नाम क्यों ये दिया है? ये तो बेवकूफ़ नहीं है, इसको क्या क्यों ये अपना समय बर्बाद कर रहा है? क्योंकि ये जान रहा है कि ये तथ्य एग्जाम में पूछे जाते हैं, और देखिए पूछ भी दिया। यूपी बीईओ, ठीक है ना, बीईओ में आपका क्या हुआ? ये दे दिया पेपर 2019 का। ठीक है दोस्तों, 2019 का ये पेपर दे दिया दोस्तों। ठीक है, इसी तरीके से क्या है, सवाल पूछे जाते हैं, और देखिए ऐसे ही सवाल अगर आप पढ़ेंगे, इसी तरीके से करेंगे, तभी जाके कुछ हला वाला होने वाला है। ठीक है, आइए आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। जो ऑर्गेनाइज किया था गदर पार्टी को, वो कौन ऑर्गेनाइज किया था? तो वो कौन किया था? आपका लाला हरदयाल साहब ने किया था। हम लोग ने अभी ऊपर देखा है। गदर पार्टी जो था इस्टेब्लिश हुआ था किस ईयर में? अभी हम लोग देखा कब हुआ था? 1913 में हुआ था। 1913 में गदर पार्टी की नींव रखी गई थी, ये याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, आ जाते हैं प्रश्न संख्या 10, क्वेश्चन नंबर 10 पे। कौन जो है लीडर थे गदर पार्टी के? गदर पार्टी के लीडर कौन थे? गदर पार्टी के लीडर कौन थे? ये थे लाला हरदयाल दोस्तों, लाला हरदयाल थे। प्रश्न संख्या 11, क्वेश्चन नंबर 11। जो गदर मूवमेंट था वो फाउंड हुआ है कब? वो किसके द्वारा फाउंड किया गया है? सोवन सिंह बखाना के द्वारा ये बनाया गया है, सोवन सिंह बखना के द्वारा। प्रश्न संख्या 12, क्वेश्चन नंबर 12। जो कौन थे जो पहले चेयरमैन थे किसके? गदर पार्टी के। तो गदर पार्टी के पहले चेयरमैन कौन थे दोस्तों? आप लोग बताइए। अभी हम लोगों ने बताया है गदर पार्टी के चेयरमैन कौन थे? ये थे कौन? सोवन सिंह बखना थे पहले चेयरमैन। देखिए लाला हरदयाल भी दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे? गलती माराएंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे आदमी का दिमाग क्या होता है? काम नहीं करता है। क्या इतना आसान क्वेश्चन, ये लल्लू सा क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, वो देखिए आपके डोपामाइन आपके दिमाग में रिलीज कर देगा। मैं उस समय का फेज बता रहा हूँ जो आपकी मनोस्थिति रहती है, और आप बोलोगे ऐसा सवाल तो मैं ऐसे ही यूं ही कर दूंगा, आंख बंद करके कर दूंगा, ये है वो है। देखिए दोस्तों, और यहीं आ जाते हैं आप धोखे में। जितना सरल सवाल आपको दिखता है, अब ये है कि ओवर थिंकिंग भी नहीं करना है। अब कहेगा कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी किस में होता है? बोल देगा इसी तरीके एक बार 66 बीपीएससी में आया हुआ सवाल था साइंस का। ठीक है, एक सवाल आया था क्या? सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसका है? ब्लड का है, फिर ठीक है ना, ब्लड का है, हनी का है, फिर आपका क्या कहते हैं कोई शरबत बताया, कुछ बताया। अब बताइए लोग क्या बने? सबसे ज़्यादा बोलेगा तो बोलेगा अरे खून का है, खून का है, खून का मार के चले आप। अब क्योंकि कहीं ना आप प्रीवियस ईयर में पढ़े रहेंगे, अपना दिमाग वहाँ नहीं काम करता दोस्तों। इस तरीके के लोगों को मैंने गलती करते देखी है, कई स्टूडेंट्स को मैंने एनालाइज किया, तब मैं आपको ये बता पा रहा हूँ कि कहाँ आपको गलती नहीं करनी और आप क्या सोचते हो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे। अपने दिमाग पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मैं आपको पहले बता दूँगा, अगर आपके दिमाग पे आपको नियंत्रण नहीं है ना, आप एग्ज़ाम में नहीं स्कोर कर पाओगे। आप चाहे कुछ भी कर लो, नहीं कर पाओगे। तो नियंत्रण रखना पहले बहुत ज़रूरी है। अपने नर्व पे कंट्रोल रखो कि देखो ये क्या पूछा है। पहला चेयरमैन, गदर पार्टी देखते ही बोलेगा आदमी कि लाला हरदयाल है।
लाला हरदयाल है, लाला हरदयाल है, यहीं गलत करके 95%, इससे 1% कम नहीं होगा। ये बच्चा मार के आएगा गलत, क्योंकि सीधा बोलेगा गदर पार्टी किसके द्वारा बनाया गया, फर्स्ट चेयरमैन भी नहीं पड़ेगा। इतना खुश हो जाएगा बच्चा ना, कहेगा अरे बाप रे एकदम गदगद, भाई शाबाश ये तो हो गया मेरा। तो ऐसे ही सवाल पूछता है और लौंडे गलत करके चले जाते हैं, तो ये गलत है दोस्तों। ठीक है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, मैं बहुत ही फ्री माइंडेड टीचर हूँ, ठीक है, तो थोड़ा लौंडे वोंडे ये सब बोलता हूँ तो इसको अदरवाइज ना लेंगे, या कुछ भी है, ठीक है ना। आप हैं स्टूडेंट, मैं भी एक समय स्टूडेंट था, तो आप मेरी बातों को समझ सकते हैं। मैं बहुत ही इंटरेक्टिव बंदा हूँ, ठीक है ना, तो इस चीज़ को आप अदरवाइज ना लीजिएगा, ठीक है। चलिए ले भी लेंगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। पहले ये चेयरमैन कौन थे, पहले चेयरमैन कौन थे, क्या कहते हैं, गदर पार्टी कौन थे, सोहन सिंह बाखना थे। जो गदर पार्टी था उसके ऑर्गेनाइजेशन फाउंडर कौन थे, पंजाबी इंडियन थे इन द यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा इन 1913 विद द एम ऑफ सिक्योरिंग इंडियाज इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। की मेंबर जो थे लाला हरदयाल, सोहन सिंह बाखना, करतार सिंह सराबा और रास बिहारी बोस जो थे, ये थे मेंबर्स थे। सोहन सिंह बाखना जो थे ये क्या थे, पहले चेयरमैन थे, कहाँ के, गदर पार्टी के चेयरमैन थे। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा, ठीक है। जो पार्टी थी वो यूज टू क्या करती, पब्लिश करती थी हिंदुस्तानी गदर न्यूज़पेपर जो था उसको पब्लिश करती थी। ये उर्दू और पंजाबी लैंग्वेज में आता था, ठीक है। चलिए ठीक है, प्रश्न संख्या 13, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। जो गदर रिवॉल्यूशन था वो बिकन एक्टिव ड्यूरिंग द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। ये कहाँ पे हुआ था दोस्तों, ये हुआ था आपका वेस्ट अमेरिका में। देखिए IAS प्री 2005 में आया हुआ सवाल है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से सुंदर फ्रेम किया क्वेश्चन IAS ने, IAS के पेपर ने, IAS की पैनल ने। ड्यूरिंग द पहला वर्ल्ड वॉर, ड्यूरिंग द पहला वर्ल्ड वॉर नहीं, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सैन फ्रांसिस्को जो था नॉर्थ अमेरिका का, ये क्या था, सेंटर था कहाँ का, रिवॉल्यूशनरीज ऑफ गदर मूवमेंट। नॉर्थ अमेरिका जो था ये सेंटर कहाँ का था, सेंटर था कहाँ का, रिवॉल्यूशनरीज का, गदर मूवमेंट का क्या था, ये एक गढ़ था नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को जो था सिचुएटेड था कहाँ पे, और सैन फ्रांसिस्को कहाँ पे था, सिचुएटेड आपका वेस्टर्न पार्ट था यूनाइटेड स्टेट्स का, ठीक है, अमेरिका का। इसीलिए जो आपका जो ये पूछ रहा है गढ़ कहाँ था, एक्टिव कहाँ था, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर सी जो है होगा ये सही हो जाएगा। क्योंकि इफ़ वन टेक्स इन टर्म्स ऑफ साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट देन द आंसर विल बी ऑप्शन बी। लेकिन जनरली अमेरिका जो है सब डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका, ठीक है। इसीलिए हम इसका आंसर जो है, और IAS ने भी माना है, वो है वेस्ट अमेरिका। आप खुद समझिए ना, गदर रिवॉल्यूशनरी जो एक्टिविटीज़ थी, लेकिन सेंटर ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज था वो नॉर्थ था, लेकिन जितने भी सैन फ्रांसिस्को जो है वो वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स में पाया जाता है, इसीलिए उसको वेस्ट अमेरिका बोलते हैं। देखिए यहाँ से और क्या कहना चाहता है, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें कहना चाहता है ये क्वेश्चन, कि देखिए अगर आपको मैपिंग का भी नॉलेज नहीं रहेगा दोस्तों, मैपिंग का भी नॉलेज अगर नहीं रहेगा तो आप इस क्वेश्चन को सही से नहीं टैकल कर सकते हो, इस क्वेश्चन को टैकल आप नहीं कर सकते हो। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्न संख्या 14, क्वेश्चन नंबर 14 पे। जो गदर पार्टी था वो फाउंड कहाँ हुआ था, गदर पार्टी जो है वो फाउंड कहाँ हुआ था, ये हुआ था आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में गदर पार्टी का क्या हुआ था, नींव रखा गया था, ये याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। प्रश्न संख्या 15, क्वेश्चन नंबर 15, किस कंट्री में गदर पार्टी का फाउंडेशन मतलब नींव रखा गया था, ये कहाँ रखा गया था, USA में रखा गया था। देखिए ये क्वेश्चन सेम इसी तरीके का BPSC में उठ के चला आया था। किस कंट्री में गदर पार्टी को फाउंड किया था, अपन पढ़ते हुए आते हैं सैन फ्रांसिस्को, और अपन को यही नहीं पता कि सैन फ्रांसिस्को कहाँ है। तो लोकेशन, मैं आपको बार बार कहता हूँ, लोकेशन विथ कंट्रीज़ के लोकेशन आपको पता होना चाहिए, कुछ प्रोमिनेंट सिटीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। और आप यार IAS की तैयारी कर रहे हो, UPSC की तैयारी कर रहे हो, BPSC की तैयारी कर रहे हो, और आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आपको लगभग सारे कंट्रीज़ की लोकेशंस पता होनी, क्योंकि देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हो, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हो, टोपोग्राफी पढ़ते हो, आपका देश कैसा है, आपका विदेश कैसा है, आपको जानने का अधिकार होना चाहिए। आप खुद सोचो, आप अगर एक भारत के सिटीज़न भी हो ना, तो आपका पूरा भूगोल जो आपका जो पूरा ग्लोब है वो दिखता कैसा है, कैसी कंट्रीज़ कहाँ पे लाई करती हैं, ये क्या होना चाहिए, ये अपने अंदर से होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, प्रश्न संख्या 16 पे। जो गदर है वो क्या है, अब बताइए गदर क्या है। गदर एक तरीके का क्या है, ये रिवॉल्यूशनरी एसोसिएशन है इंडियन विथ हेडक्वार्टर्स एट सैन फ्रांसिस्को। चलिए पहला समझ में आ रहा है। ये नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या था, क्या जो ऑपरेट कहाँ से हो रहा था, सिंगापुर से। मुझे तो हमने तो ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा दोस्तों।
आ जाते हैं ऑप्शन नंबर सी पे। मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो था हेडक्वार्टर वो बर्लिन में था, ये भी क्या है, गलत है दोस्तों। कम्युनिस्ट मूवमेंट जो था इंडिया फ्रीडम का विथ हेडक्वार्टर एट ताशकंद, ये तो कहीं पढ़ा ही नहीं, तो अलग अलग सिटी बता दिया, मतलब कंट्री बता दिया। अब आपको क्या काम है, देखिए मैं आपको कुछ पूछ नहीं रहा हूँ, आप वैसे भी जवाब तो देते नहीं हो। कुछ बच्चे हैं, कुछ मोटिवेशन बात करके हैं, और वो एक मॉडर्न होमोसेपियंस हैं, वो लोग क्या जवाब देते रहते हैं, बाकी और बच्चे नहीं देते हैं। कोई बात नहीं है, अपना नुकसान कर रहे हो, नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा क्या लेके जाओगे यार, मेरा क्या है काम, मेरा काम है तो आपको बताना, पढ़ाना, समझाना। और क्या, मैं कोई एजुकेटर नहीं हूँ, मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए पढ़ना सबको आता है, आप ग्रेजुएट हो चुके हो, आप सब पढ़ लोगे, मैं जानता हूँ आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है मुझे ये तो बता दो। फिर बोलोगे सर कि मैं आपको क्यों बताऊँ, ठीक है मत बताओ, लेकिन कब से आप अपने आप से झूठ बोलोगे। मैं बताऊँ क्या दोस्तों, बुरा मत मानना, आपके अंदर एप्टीट्यूड की कमी है। इसी एप्टीट्यूड को बेहतर करने के लिए एक सुदृढ़ और एक संकल्पित वे से मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया है। मैं ऑलरेडी सेटल्ड हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की, मैं तो कर ही रहा हूँ अपना काम, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन जो है ये है गदर पार्टी का, वो किस लिए है, एक रिवॉल्यूशनरी एसोसिएशन है इंडिया का, जो हेडक्वार्टर कहाँ पे था, सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ पे ये इसकी नींव रखी गई, 21 अप्रैल 1913 में इसकी नींव रखी गई। गदर पार्टी क्या था, एक रिवॉल्यूशनरी एसोसिएशन था, क्या था, एक रिवॉल्यूशनरी एसोसिएशन था, जो इंडियन क्या था, इंडियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे था, सैन फ्रांसिस्को में। और सैन फ्रांसिस्को कहाँ पड़ता है, यूएसए में पड़ता है दोस्तों, ये आप लोग याद रखेंगे क्योंकि सवाल पूछ चुका है। अभी हम लोग आगे देखेंगे, आपको दिखेगा। ये जो स्टार्ट हुआ था विद द पर्पस ऑफ फ्री इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल, ठीक है ना, ये किस लिए था, भारत को आज़ाद करने के लिए, फ्री इंडिया कराना चाहता था ब्रिटिश रूल को, ठीक है ना, ब्रिटिश रूल से भारत को आज़ाद देखना चाहता था। यह पार्टी जो इस्टेब्लिश हुआ इंडियन रिसाइडिंग इन कनाडा एंड अमेरिका, ठीक है। प्रश्न संख्या 17 क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। जो हेडक्वार्टर था आपका गदर पार्टी का, वो कहाँ पे है, तो अभी हम लोग ने देखा सैन फ्रांसिस्को में है, ठीक है। व्हाट वाज द कॉज द आउटब्रेक ऑफ द गदर रिवॉल्यूशन, क्या आउटब्रेक था, क्योंकि ये पहला वर्ल्ड वॉर की वजह से क्या हुआ था, ये प्रोमिनेंट हुआ था दोस्तों, ये याद रखिएगा। बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से ये हुआ था दोस्तों। सॉरी यार ये क्या हो रहा है, बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट 1905 में हुआ था। जब डिक्लाइन हुआ स्वदेशी मूवमेंट, जो टॉर्च बेरर थे क्या कहते हैं नेशनलिज्म के, वो बन जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट के बाद से 1914 में क्या होता है, एक सडन फर्स्ट वॉर पूरे देश में क्या होता है, छिड़ जाता है, ठीक है ना, अपने देश में नहीं, देशों के बीच में छिड़ जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। चलिए क्वेश्चन का और जवाब दीजिएगा, किस किस के बीच में, किस किस देश के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ी थी, ठीक है। इंसिडेंट जो होता है क्या कहते हैं, ये सामने आ जाता है, ठीक है ना। इंसिडेंट वॉज टेकन एज एन एडवांटेज ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट ड्यूरिंग दिस टाइम। जो कॉन्सेप्ट था फेमस दैट एट एनी डिस्ट्रेस ऑफ इंग्लैंड इज एन एडवांटेज फॉर इंडियन, इट शुड बी टेकन एन चांस। इन नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में क्या हुआ, गदर रिवॉल्यूशनरी जो थे वो थे इन इंडिया, लोकमान्य तिलक जो थे अर्नी बेसेंट थी, और स्वदेशी ऑर्गेनाइजेशन जो था ये एडवांटेज इसका लिए, इस अपॉर्चुनिटी का। और गदर रिवॉल्यूशनरीज ने क्या किया, आर्म स्ट्रगल कर दिया टू ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल को खदेड़ बाहर करने के लिए एक मुहिम चालू कर दी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 प्रश्न संख्या 19 पे। कौन सा जो था इस्टेब्लिश किया था रिपब्लिकन गवर्नमेंट अब्रॉड में, वो किसने किया था, महेंद्र प्रताप ने किया था, ये याद रखिएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 20 क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, प्रोविजनल गवर्नमेंट जो था भारत का विथ राजा महेंद्र प्रताप और उनके जो और क्या एज इट्स प्रेसिडेंट वाज इस्टेब्लिश ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वो कहाँ पे बनाए थे, अफगानिस्तान में बनाए थे दोस्तों, ये याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था और हम लोग ने इसको क्या है देखा भी है दोस्तों, देखा भी है। प्रश्न संख्या 21 क्वेश्चन नंबर 21, इंटरिम गवर्नमेंट जो है फॉर्म होता है लीडरशिप ऑफ राजा महेंद्र प्रताप सिंह, जो फाउंड होता है काबुल में विद द सपोर्ट ऑफ जर्मनी ड्यूरिंग द, कब हुआ था ये दोस्तों, ये कब हुआ था, ये हुआ था आपका गदर मूवमेंट के टाइम में हुआ था, क्या यह कब हुआ था, वर्ल्ड वॉर के टाइम में हुआ था क्या, तो हाँ वर्ल्ड वॉर के टाइम में हुआ था। तो गदर मूवमेंट जो हुआ था गदर मूवमेंट के टाइम में हुआ था, तो ये तो गलत है एकदम। स्वदेशी मूवमेंट एकदम गलत। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ नहीं हुआ था, होम रूल की तरफ भी नहीं हुआ था, तो ये हो जाएगा नन ऑफ द अबव, ठीक है ना। ये कब हुआ था, ये याद कीजिए दोस्तों, ये हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में ये फॉर्म हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 22 क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, विद रिगार्ड हु इज रिगार्डेड एज द मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन,
कौन हु इज रिगार्डेड एज द मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन, किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है भिकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था दोस्तों। ठीक है, प्रश्न संख्या हम लोग आ जाते हैं अगले क्वेश्चन नंबर पे। क्वेश्चन नंबर क्या है? 23। हु इज रिगार्डेड एज द मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन? 60 से 62वें बीपीएससी में आया हुआ है, आप लोग देख लेंगे। तो वो कौन था? मैडम भिकाजी रुस्तम कामा थी। कुछ मैडम भिकाजी कामा के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आइए देख लेते हैं। आईएएस प्री 2006 में आया हुआ है, तो कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होगा, तो मज़ा आएगा देखने में दोस्तों। मैडम कामा जो थी, अनफर्ल्ड द नेशनल फ्लैग एट द इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस इन द पेरिस, ठीक है, इन द ईयर ऑफ 1907। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने इस समय क्या हुआ? इस समय तो नहीं किया था, ये गलत है दोस्तों। मैडम कामा जो थी सर्व एज द प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ दादा भाई नेहरू जी, ये तो एकदम सही है, हम लोगों ने देखा था। और ये एक पारसी में जन्म हुआ था इनका, तो 2 और 3 ऑप्शन सही है। फिर भी हम इसके एक्सप्लेनेशन को देखें, क्योंकि यूपीएससी पूछा होगा तो कोई बात तो ज़रूर होगी। ठीक है, मैडम भिकाजी कामा जो थी, उनका जन्म हुआ था 24 सितंबर 1861 में। इनके जो पेरेंट्स थे वो क्या थे? पारसी थे दोस्तों, याद रखिएगा। सौरभ जी पटेल जो थे इनके पिताजी थे, और इन्होंने क्या कहते हैं, विवाह किया था किसके साथ? रुस्तम केआर कामा जी के साथ। और इन्होंने ये एडवोकेट थे और एक समाज सेवक भी थे, और एक तरीके से क्या थे? वकील भी थे। ठीक है, मैडम कामा जो थी एक पर्सनल सेक्रेटरी थी किसकी? दादा भाई नेहरू जी की। अभी हम लोग देखा, ये ग्रेट लीडर थे इंडियन नेशनल मूवमेंट के, जिन्हें हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इनकी किताब का नाम क्या है? आप कमेंट में बताइएगा। छोड़ो क्या कमेंट में आप जवाब दोगे, मैं बता देता हूँ। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये यूपीएससी में आया हुआ सवाल है, और 1901 में इस किताब को लिखा गया था। आफ्टर सम पीरियड शी इज एसोसिएटेड हरसेल्फ विद द फ्रीडम मूवमेंट व्हेन शी केम इनटू द कॉन्टैक्ट ऑफ द यूरोपियन स्कॉलर एंड द स्टूडेंट्स। ठीक है, फॉर रेस्ट ऑफ द डिटेल्स फ्रॉम द मैडम कामा, प्लीज क्या देखिए, शी फर्स्ट अनफर्ल्ड द national flag at International Socialist Conference at the 22nd of August 1907 in Germany Stuttgart। ठीक है, जर्मनी के स्टुगर्ट में इन्होंने फैलाया क्या? फ्लैग। देखिए, अब इस क्वेश्चन में कैच क्या था? इस क्वेश्चन में फ्लैग क्या था, कैच क्या था? इस क्वेश्चन में पेरिस लिखा है, ये कहाँ हुआ था दोस्तों? इसी तरीके से यूपीएससी खेलता है, जर्मनी के स्टुगर्ट में हुआ था। अगर आपको एक पॉइंट मिस हुआ ना, क्वेश्चन वहीं पे यूपीएससी धराशायी कर देगा। वो आपका एप्टीट्यूड चेक करता कितने प्रेशर में आप काम कर पा रहे हो। इसी तरीके से दोस्तों फाइलें भी आती हैं, इसी तरीके से क्या होते हैं, केस स्टडीज़ होती हैं, जो आपके सामने तुरंत रहेगा। आपको क्या करना होगा? बेस्ट ऑप्टिमम सोल्यूशन प्रोड्यूस करना होगा एक आईएएस ऑफिसर से, या आईपीएस ऑफिसर, चाहे आईआरएस ऑफिसर, या आप कोई भी पोस्ट पे रहोगे, आपसे ये उम्मीद की जाती है। आ जाते हैं प्रश्न संख्या 25, क्वेश्चन नंबर 25 पे। अमंग द फॉलोइंग वुमेन हु वाज फर्स्ट टू अनफर्ल द इंडियन ट्राई कलर, कौन थी ये? अरुणा असफ अली थी। ये एक भी इंडियन नेशनलिस्ट रिवॉल्यूशनरी थी। ठीक है ना, मतलब कि एक तरीके से इंडियन नेशनल मूवमेंट में इनका क्या था? योगदान था। दुर्गा भाभी थी। कमला देवी चट्टोपाध्याय थी। ये नहीं थी, कौन थी? भिकाजी कामा थी। कहाँ पे किया था? जर्मनी स्टुटगार्ट में। ठीक है, 1861, याद रखिएगा। डेट पूछ लेगा, डेट भी पूछ सकता है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है, तो ये याद रखिएगा 22 अगस्त। आज है 12 अगस्त, और कब होगा? 22 अगस्त, आज से 10 दिन बाद मैडम भिकाजी कामा को इसी तरीके से याद किया था। दोस्तों इतिहास को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप अपने जीवन के किसी इतिहास के ऐसे पन्ने से उसको जोड़िए कि जीवन में याद रहे। अब जैसे 27 सितंबर, आज के लेक्चर कह रहा हूँ, 27 सितंबर, परसों के लेक्चर में मैंने आपसे पूछा था, हाँ कल के लेक्चर में पूछा था कि 27 सितंबर को किसकी मृत्यु हुई थी दोस्तों? तो वो मैंने आपको बोला था, वो मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया भी कहे जाते हैं। उनका नाम था राजा राम मोहन रॉय। इस तरीके से याद रखिए दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 26 पे, वेयर डिड द मैडम कामा होस्ट द फर्स्ट ट्राई कलर फ्लैग इन 1907? तो कौन था? स्टुटगार्ट का, जर्मनी में हुआ था। ठीक है, स्टुटगार्ट जर्मनी में हुआ था, ये याद रखेंगे आप सभी दोस्तों। ठीक है, ये कब हुआ था? स्टुटगार्ट जर्मनी में हुआ था, जर्मनी में हुआ था। 56 से 59 बीपीएससी में आया हुआ सवाल है, बहुत ही प्रोमिनेंट सवाल है दोस्तों। प्रश्न संख्या 27, क्वेश्चन नंबर 27, वेयर डिड द मैडम कामा अनफर्ल द इंडियन ट्राई कलर फ्लैग ऑफ द फ्रीडम? कब कहाँ किया था इन्होंने? ये किया था स्टुटगार्ट के, जर्मनी में। ठीक है,
प्रश्न संख्या 28 क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर गॉट सेंटेंस टू द हैंग्ड फॉर असैसिनेशन फॉर द ब्रिटिश ऑफिसर इन इंग्लैंड। किसने मार दिया था? मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह ने क्या हुआ? गोली मार करके हत्या कर दी थी। मदन लाल ढींगरा ने किसको मारा था? जनरल वायली को मारा था। उधम सिंह ने जिसको मारा था वो माइकल ओडायर को मारा था जलियांवाला बाग हत्याकांड में। प्रश्न संख्या 29 क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाते हैं, मैडम बीका जी कामा या एम बरकतुल्ला, वीवीएस अय्यर और एम एन रॉय, ये इसमें क्या कॉमन है दोस्तों? ये क्या थे? ये एक प्रोमिनेंट रिवॉल्यूशनरिस्ट, जो भी ये तीनों के तीनों क्या थे? प्रोमिनेंट रिवॉल्यूशनरिस्ट थे और तीनों क्या कर रहे थे? डिफरेंट कंट्री से भारतीय स्वतंत्रता में अपना योगदान के लिए लड़ रहे थे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इस हिसाब से क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज द कामागाटो मारू? कामागाटो मारू जापानीज शिप था, हम लोग ने पढ़ा था। कैनेडियन जो पुलिस थे वो सारे इंग्लिशमैन को क्या किए? इंग्लिशमैन कह रहे हैं, इंडियन जो भी इमिग्रेंट्स थे उनको क्या हुआ? उतरने नहीं दिए। और जब ये शिप पहुंची बम क्या कहते हैं कलकत्ता पोर्ट पे, ठीक है ना, उस जो बजबज जो क्या कहते हैं पोर्ट था उस पे जब वो उतरी, क्या कहते हैं पोर्ट पे जब लोग उतरे तो क्या हुआ? इंग्लिश ऑफिशियल से क्या हो गया? एक झड़प हो गया और उसमें इंग्लिश ऑफिशियल्स ने भारतीय इमिग्रेंट्स के ऊपर गोली चला दी और 18 लोगों की वहाँ पे मृत्यु हो गई। बहुत ही शर्मनाक बात थी। अंग्रेज वैसे ही शर्मनाक काम कर रहे थे देश में, और ये जो इंसिडेंट था ये एक तरीके से कहते हैं ना आग में घी की आहुति का काम किया इंडियन भारतीय क्या कहते हैं भारतीय स्वतंत्रता में। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या आपका 30, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया दोस्तों। प्रश्न संख्या 30, तो हाँ ये बताइए क्या था? ये पॉलिटिकल पार्टी था ताइवान में? नहीं। पीजेंट कम्युनिस्ट था लीडर में चाइना में? नहीं। ये क्या था? नेवल शिप था जो वॉयज कर रहा था कनाडा की तरफ? ये हाँ यही सही है, और अभी मैंने आपको कहानी इसकी बता दी दोस्तों। प्रश्न संख्या 31 क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द कामागाटू मारू एपिसोड? जो कामागाटा मारू जो एपिसोड था वो उससे एसोसिएटेड जो रिवोल्यूशनरीज थे, रिवोल्यूशनरी मतलब कि क्रांतिकारी जो थे वो उससे किससे एसोसिएटेड थे? उनसे कौन सा रिवॉल्यूशनरी एसोसिएटेड थे ये पूछ रहा है। तो ये कौन थे? बाबा गुरदीप सिंह जो थे वो क्या थे? एसोसिएटेड थे दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। गुरदीप सिंह नहीं थे, गुरदीत सिंह थे, ठीक है ना, गुरदीत सिंह, ठीक है दोस्तों। गुरदीत, देखिए गलत लिख दिया है, गुरदीत सिंह थे, हम लोग ने ऊपर अभी पढ़ा भी है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आ जाते हैं प्रश्न संख्या 32 क्वेश्चन नंबर 32 पे। कामागाटो मारू जो है वो फेमस किस लिए था? वो किस लिए फेमस था बताइए? ये क्या था? 10,000 फीट पे एक हाई प्लेस था नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। भाई नाम भी तो अजीब सा है, कामागाटा मारू, हो सकता है कि 10,000 फीट पे कुछ नॉर्थ ईस्ट होगा। तो जो हमारे पहले साल लोग तैयारी, मतलब पहले साल क्या जो कहते हैं ना अंधे में तीर चलाते हैं, अरे कुछ अजीब अजीब नाम लग रहा है, तुक्का लगाने का तरीका देखिए, अरे भैया कुछ लग रहा है कि कहीं नॉर्थ ईस्ट का कुछ तो है, कामागाटो मारू हो सकता है। जो इतिहास नहीं पढ़ा होगा, जो डॉट नहीं कनेक्ट किया होगा, जिसके दिमाग में कहानियाँ नहीं चल रही होंगी, वो बेचारा कैसे सॉल्व करेगा इस सवाल को, जरा सोचिए। और ऐसे ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में हर आदमी सोचता भी है। तो ये ऑप्शन ए जो होगा हमारा वो गलत होगा। अभी हम लोग ने पढ़ा था ये एक क्या था? शिप था जो कनाडा की तरफ रवाना हो रहा था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा, ठीक है। कामागाटो मारू क्या है? एक शिप है, ठीक है, जो कनाडा की तरफ रवाना हो रहा था। प्रश्न संख्या 33 क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? व्हाट वाज कामागाटो? कामागाटा मारू, कामागाटो मारू है क्या? अभी ने हम लोग देखा क्या है, ये एक तरीके का शिप है, मतलब कि एक तरीके का नाव है, ठीक है ना, वो है। प्रश्न संख्या 34 क्वेश्चन नंबर 34 पे, हु हैड एस्टेब्लिश इंडियन इंडिपेंडेंस लीग? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की नींव किसने रखी ये बताना है। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने किया? वो है रास बिहारी बोस, ठीक है ना, रास बिहारी बोस। कौन है? रास बिहारी बोस, रास बिहारी घोष नहीं दोस्तों। देखिए बोस और घोष, अगर यहाँ पे इसको और टिपिकल बनाना होता, अभी यूपीएससी में ये सवाल होता ना, तो इसको जानता है कि बंदा पता है आंसर रास बिहारी बोस, और घोष में वो कंफ्यूज हो जाता। आइडेंटिकल चीजें हैं ना दोस्तों। सोचिए एग्जामिनर के जैसे सोचिए, कैसे हम अपने आप को बेवकूफ़ और बना सकते हैं, कैसे अगले को
एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, एग्जामिनेशन इज़ नॉट फॉर सिलेक्शन, इट्स इज़ ऑलवेज फॉर रिजेक्शन। आपको रिजेक्ट करने के लिए एग्जामिनेशन को बनाया था, क्योंकि इतने ज़्यादा एप्लीकेंट्स हैं ना, और देखिए सब पढ़ रहे हैं, तो किस तरीके से आपको दिमाग के साथ खेला जाए और क्या करें आप गलत कर दें और क्रीम बच्चा है वही आगे जा पाए। तो इससे क्या हुआ, आपका नॉलेज नहीं टेस्ट हुआ दोस्तों, इससे आपकी पेशेंस लेवल चेक हुई, आप एग्जामिनेशन में कितना ज़्यादा इन्वॉल्व हैं यहाँ से ये पता चलता है, आपका दिमाग कितना शांत है। आया सवाल सबके लिए आया, लेकिन आपका दिमाग हाउ यू आर रिएक्टिंग एट दैट टाइम, ठीक है ना, हाउ यू आर रिएक्टिंग एट दैट टाइम, दैट्स द मैटर, दैट मैटर्स इन द एग्जामिनेशन हॉल। ओके, तो ये कौन सा है, रासबिहारी बोस है। रासबिहारी बोस क्या थे, एक इमिग्रेंट थे इंडिया, ये कहाँ पर रहते थे, जापान में रहते थे, ठीक है ना। 28 से 30 मार्च 1942 में बोस ने कन्वीन किया एक कॉन्फ्रेंस बुलाया टोक्यो जापान में, डिस्कस किया पॉलिटिकल इशू ऑफ इंडियन के पॉलिटिकल इशू को क्या किया इन्होंने बताया। बोस जो थे डिसाइड क्या किए, टू इस्टेब्लिश द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, उन्होंने क्या किया, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की दोस्तों, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। ये क्या है, इट वॉज स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द बैंकॉक कन्वेंशन, ठीक है ना, बैंकॉक कन्वेंशन में ये स्ट्रक्चर किया गया। ये हुआ करीबन 14 जून से 23 जून 1942 के बीच में, ये याद रखिएगा दोस्तों, 1920 के 42 के बीच में ये हुआ, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने क्या हुआ, इसको को बुलाया गया इस कॉन्फ्रेंस में, और रासबिहारी बोस ने इस्टेब्लिश कर दिया इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। तो दोस्तों किस तरीके से क्रांतिकारी, कहते हैं ना, क्रांतिकारी गतिविधियां भारत के बाहर हो रही थी, कैसी आग भारत के बाहर लगी हुई थी हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, ये इस चैप्टर का साक्ष्य रहा दोस्तों। और इसी तरीके से सवाल एग्जामिनेशन में फ्रेम होते हैं दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों आप लोगों को भी पढ़ना होगा, सोचना होगा, और स्टैंडर्ड बुक्स को प्लीज़ पढ़िए दोस्तों, प्लीज़ पढ़िएगा, मज़ा आ जाएगा। कहते हैं ना, इश्क हो जाएगा, इश्क इस उम्र में सबको होता है, और नहीं होता तो फिर भैया दिखाओ, ठीक है ना। लेकिन इश्क भी होना चाहिए तो अच्छी चीज़ों से होना चाहिए, जैसे किताबों से हो जाए तो बहुत बढ़िया है, मज़ा आ जाएगा, जीवन संवर जाएगा। उसके लिए जीवन भर किसी और के साथ इश्क करना है, फिर करते रहो, ठीक है। एक बार सरस्वती माता का पैर पकड़ो, एक बार बन जाओ, उसके बाद सारा जीवन जो बनाना जिसको चाहते हो तुम बना लोगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज का चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा दोस्तों। और प्लीज़ 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 लाइक शेयर और सब्सक्राइब दबा के करो यार, मज़ा आता है, ठीक है ना। इसीलिए मैं और काम के किस्से आपके लिए ले आते रहूँगा। तब तक के लिए चलता हूँ, आपका कुछ पूछना होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।